नंबर फर्स्ट इसमें दिया है एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा बी वाला। ठीक है, कौन सी संधि यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि संधि यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक रूल होता है, आपने वृद्धि संधि का पढ़ा होगा। यदि आ का मेल ए या आई से हो तो किसका निर्माण होता है? आई का। ठीक है, यदि अ या आ का निर्माण ओ और इसका अगर मेल इससे ओ और आओ से हो तो किसका निर्माण होता है? आओ का। यानी कि मात्राओं की वृद्धि हो जाती है यहाँ पर, इसलिए उसको वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है ना एक एक, तो यहाँ पर एक धन एक, तो यहाँ पे अ प्लस ए से मिलके किसका निर्माण हो रहा है? आई का। एक एक, तो ये क्या हो रहा है? कै पे ए की मात्रा ये लगी हुई, यहाँ पे ए है और इसमें एक और मात्रा आ जाएगी तो ए हो जाएगा एक एक। एक एक। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे और आ के बाद यदि ओ और ओ आओ आए तो आओ का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे महाधन महाधन ओजस्वी, यहाँ पे देखो आ के साथ ओ आके इसका निर्माण हो रहा है आओ का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महोजस्वी। तो ये रूल हमेशा याद रखने कि संधि का रूल है वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, वृद्धि संधि का रूल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार यहाँ पे। ठीक, आंसर होगा सी। देखो यमक का मतलब होता है शब्दों की पुनरावृत्ति। यमक का मतलब ही क्या होता है? किसी शब्द की पुनरावृत्ति होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर होता है यमक मतलब होता है किसी शब्द की पुनरावृत्ति, और उस यमक अलंकार में याद रखने शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन हर शब्द उस शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अगर मैं शब्द पूछूं कौन से शब्द में यमक अलंकार है? घटा में। ठीक है, यहाँ पे घटा इस घटा इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले वाले घटा का है काली घटा मतलब बादल, काले बादल। ठीक है, और सेकंड घटा का मतलब है कम। ठीक है, तो जहां पर शब्द तो सेम होता है लेकिन अलग अलग अर्थ होता है वहां पर हमेशा कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। औपचारिक पत्र में दिनांक कहां लिखी जाती है? औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर। आंसर होगा सी, प्रेषक के पते के नीचे। ठीक है, देखो औपचारिक पत्र इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। शब्द से ही पता चल रहा है, फॉर्मल मतलब होता है एक फॉर्मेट, जिसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसको बोला जाता है औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र हमेशा उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं होता है। ठीक है, औपचारिक पत्र हमेशा किसको लिखा जाता है? निजी, जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। ये याद रखना है आपको। तो जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है उसके लिए एक विशेष स्पेशल फॉर्मेट होता है। तो औपचारिक पत्र के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, वनडे एग्जाम के हिसाब से बस इतना ही आता है कि कौन सा, जैसे औपचारिक पत्र में कहाँ पे कौन सी चीज लिखी होती है। तो ये आपका औपचारिक पत्र है। सपोज ये क्या है आपका? औपचारिक पत्र है। ठीक है, फॉर्मल लेटर है। आपको देखना औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर, इस तरह बाईं ओर क्या होता है? प्रेषक का नाम होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रेषक का नाम। ठीक है, दाहिनी ओर पत्र संख्या। अब देखो पत्र संख्या यहाँ पर अलग अलग होता है, किसी में दाहिनी ओर होता है, किसी में बीच में होता है। जैसे अगर कोई भी विज्ञप्ति है तो उसमें बीच में लिखा होता है पत्र संख्या। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली पत्र देखेंगे तो यहाँ पे देख प्रेषक का नाम और पत्र संख्या आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके ठीक नीचे आता है दिनांक, उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का, उसी के ठीक नीचे क्या आता है? प्राप्तकर्ता का नाम, या फिर कई बार लिखा होता है प्रेषिती, जिसको भेजा जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्रेषिती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विषय लिखा होगा, जिस भी विषय में आप पत्र लिख रहे होंगे उस विषय के बारे में। फिर यहाँ पे आएगा महोदय या फिर महोदया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो शुरू होता है एक टैब देके एक थोड़ा सा आगे से, सविनय निवेदन इस प्रकार से है, जो भी आप लिख रहे होते हैं इस तरह से पत्र का फॉर्मेट होगा। राइट साइड लिख देना इसको। ठीक है, बार चेक कर लेना फिर भी।
यहां पर लिखना भवदीय, एक बार आप चेक भी कर लेंगे, ठीक है, भवदीय या भवदीय, या फिर आपका आज्ञाकारी यहां पर लिखा होगा, फिर नीचे क्या लिखा होगा, नाम, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना। देखो यहाँ पे क्या पूछा था, औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ लिखी होती है, तो प्रेषक के पते के नीचे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो याद रखना आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा होगा, आंसर होगा डी, उल्लू, ठीक है। देखो उल्लू का तत्सम रूप होता है उलूक, क्या होता है, उलूक। यहाँ पे वानर था ये, ठीक है, मैंने आपको करेक्शन करवा दिया था, वानर, वानर का क्या होता है, बंदर, वानर का बंदर, कास्ट का काट हो जाएगा, ठीक है, और गुहा का गुफा, गुफा का तत्सम रूप होता है, ठीक है, गुफा, गुहा का गुफा हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, कौन सा होगा, वैयक्तिक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा वैयक्तिक, शुद्ध रूप, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है, सीधा सीधा आंसर होता है, लोकोक्ति में आपको याद रखना सीधा ही आंसर होता है, ठीक है, सीधा ही अर्थ होता है, चोर का स्वयं डरना, यानी कि दोषी स्वयं डरता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, दोषी स्वयं डरता है, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, तीक्ष्ण का क्या होगा, मंद, देखो तीव्र का भी मंद होगा, ठीक है, देखो तीक्ष्ण, तीव्र और प्रखर समानार्थी शब्द है, इन सब का क्या होगा, मंद, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहाड़ी हिंदी के प्रकार हैं, सभी हो जाएगा, ठीक है, पहाड़ी हिंदी के प्रकार ये सभी है, पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आती है, ठीक है, पूर्वी पहाड़ी आप पूर्व से याद रख सकते हो, नेपाली, या फिर खसकुरा, खसकुरा आता है ना, खसकुरा बोली, या खुसकुरा भी लिखा होता है कई बार, खुसकुरा, तो खुसकुरा या खसकुरा एक क्या है, नेपाली, ये कहाँ आते हैं, पूर्वी पहाड़, आपने पढ़ा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो पूर्व में है नेपाल, ठीक है, तो वहां पे बोली जाती है पूर्वी पहाड़ी। मध्य पहाड़ी में आपको याद रखना गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली प्लस कुमाऊनी आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और पश्चिमी पहाड़ी में आ जाएगा जौनसारी, हिमांचली और सिरमौरी, वैसे भी याद हो जाएगा आपको। देखो आपको पता है पश्चिम में कौन पड़ता है, जौनसार, देहरादून क्या है पश्चिम में, तो जौनसार, जौनसारी हो गया, हिमांचली उसके जस्ट बगल में ही क्या है, हिमाचल लगता है, ठीक है, और सिरमौर, ये सब कहाँ है, पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, मध्य पहाड़ी गढ़वाली और कुमाऊनी, और पूर्वी पहाड़ी में नेपाली और खुसकुरा बोली बोली जाती है, ठीक है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख गढ़वाली शब्द व उनका अर्थ सही मेल नहीं है, देखो अंगवाल आलिंगन ये सही है, बथो हवा, खुकलिया गोद, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, सुईना, सुईना सपना बोलते हैं ना, सुईना सपना, सुईना मतलब होता है अच्छे सपने, ठीक है, तो यहाँ पर सपने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सुईना, सुंदर सपने, ठीक है। साथी के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे दगड़िया बोला जाता है, दगड़िया, दगड़िया हो जाएगा, गैलिया हो जाएगा, गैलिया, ठीक है, दगड़िया गैलिया ये सब साथी के लिए प्रयोग किया जाता है गढ़वाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, क्या होगा, आंसर होगा बी। देखो भक्तों की मंडली होती है, ठीक है, यहाँ पे ना तो भक्तों की सेना आएगा, नहीं भक्तों की टुकड़ी आएगा, नहीं भक्तों की भीड़ आएगा, क्या होता है, भक्तों की मंडली, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्तों की मंडली जा रही थी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3, देखो वैसे ये स्वर उच्चारण के हिसाब से, स्वर उच्चारण के हिसाब से होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, उच्चारण, तो स्वर उच्चारण के हिसाब से होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है, याद रखना है 3 कौन कौन से, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ठीक है, या री, और दीर्घ स्वर में जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ, ये सब किसमें आते हैं, दीर्घ में, और प्लुप्त स्वर जिनमें 2 से भी अधिक मात्रा का समय लगता है, वहां पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा इसका 3, लेकिन याद रखने वहां पर उच्चारण जरूर लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नाड़ी नहीं होगा, ठीक है, सी वाला। बाकी देखो स्त्री होता है, वनिता होता है, महिला होता है,
इसके अलावा ललना, ललना, कांता, रमणी, ठीक है, वल्लभी, वल्लभी भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे, वल्लभी, ये सब किसके पर्यायवाची? स्त्री के। नाड़ी नहीं होता है, ठीक है, नाड़ी तो नाड़ी क्या होता है? नस के लिए बोला जाता है नाड़ी, ठीक है, नाड़ी नहीं होगा, नारी, नारी होता है, नाड़ी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? आंसर होगा सी, विस्तार पूर्वक वर्णन। देखो, जो पत्र की विशेषता होती है उसमें 5 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, 5 तत्व होते हैं पत्र के, किसी भी एक पत्र को लिखने के 5 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जब भी आप पत्र लिख रहे होंगे किसी के लिए, तो सबसे पहले जो विशेषता होती है वो तो सरल भाषा, जो भी पत्र लिखेंगे वो सरल भाषा में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा कठिन शब्दों में लिख दिया, किसी के समझ में ही ना आए तो उसको वो पत्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता होती है सरल भाषा, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है स्पष्टता, स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो लिख रहे हैं आप उसकी लिखावट क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रभावपूर्ण, 4th नंबर जो होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, किसी को जो पढ़ के लगे कि हाँ यार एक रुचि आए उसको पढ़ने में, यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए पत्र, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, सरल होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए पत्र में, जो भी आप पत्र लिखे उसमें एक क्रम सिस्टम से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वैचारिक स्पष्टता, जो भी आप विचार व्यक्त कर रहे हैं वो विचार क्या होना चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये तत्व होते हैं कुछ जो होते हैं किसके? पत्र की विशेषता, लेकिन इसमें विस्तार पूर्वक नहीं होता है, कम शब्दों में होना चाहिए। जो भी पत्र आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक पत्र लिखा हो 10 पेजों में ले गए उसको, छोटा होना चाहिए, मतलब कम शब्दों में होना चाहिए पत्र, उसकी विशेषता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, माणा मथे गौनी, 18 मथे दौनी, लोकोक्ति का सही विकल्प चुने। आंसर होगा ए वाला, ठीक है। माणा से ऊपर कोई गांव नहीं और 18 से ऊपर दांव नहीं होते, तो सीधा सीधा अर्थ आपका, ठीक है। माणा मतलब लास्ट में आप पहला गांव हो गया, ठीक है। मोदी जी ने क्या बोला, क्या है ये? आप भारत का पहला गांव होगा, ठीक है। पहला गांव मतलब वहां से सीमा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उससे ऊपर, उससे पहले कोई भी गांव नहीं है, तो सीधा सीधा अर्थ था, माणा से ऊपर कोई गांव नहीं और 18 से ऊपर दांव नहीं होता, तो आंसर होगा ए वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का है? उदाहरण है भाववाच्य, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में हमने पूरा पढ़ा था कि भाववाच्य में हमें क्या पहचाना होता है। सबसे क्रिया देखेंगे, क्रिया कैसी होती है? अकर्मक, ठीक है। भाववाच्य में सबसे पहले आप क्रिया चेक करेंगे, क्रिया अकर्मक है, ठीक है। अकर्मक को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? क्या से क्वेश्चन करते हैं। अगर क्या का आंसर हमें मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है, और क्या का आंसर न मिले तो क्रिया होती है अकर्मक, ठीक है। तो मुझसे चला नहीं जाता, क्या चला नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? अकर्मक क्रिया है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था जाता जाए, इसके अंत में क्या आते हैं? जाता जाए। आप उठा के देख लेना, जितने भी सेंटेंस होंगे आपके पास भाववाच्य, उसके अंत में जाता जाए जरूर होगा, ठीक है। तो ये भी इसकी पहचान है, तो आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है। आंसर होगा इसका डी वाला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, प्लुप्त स्वर कहते हैं, अभी मैंने बोला था इनका होगा जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो आंसर होगा आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पृथ्वी ध्वनिया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, घुमा के था। पृथ्वी ध्वनिया या पार्थिव ध्वनिया आपने सुना होगा ना, पार्थिव, पार्थिव किसे बोलते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसकी को तो पार्थिव बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी ध्वनिया भी बोला जाता है, तो आंसर होगा टी वाला, ये वाला ट ठ ड ढ, मूर्धन्य बोलते हैं ना। तो इनको याद रखने, एक तो पार्थिव या फिर पृथ्वी ध्वनिया या फिर मूर्धन्य, इनको बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको बेसिक याद रखने हैं, याद कराया था ना, कचट तप से क च ट त और प। एक तो इनका सीक्वेंस याद रखने हैं, क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग? च वर्ग, ट वर्ग, त प। कई बार बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बन जाएगा आपके पास पेपर में कि बताओ क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, तो इससे याद रहेगा आपको कचट तप, क के बाद च, फिर ट, फिर त, फिर प। इनका उच्चारण स्थान में आपको याद रखना है के, टी, एम, डी और ओ, यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च का तालु, ट का मूर्धन्य, त का दंत्य और प का ओष्ठ, ठीक है। ये बेसिक है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि
कौन सा वर्गीकरण है? संबल, ये होता है संपर्क के ध्वनि या संपर्क ध्वनि इसको बोला जाता है। ठीक है, संपर्क ध्वनि जब दो व्यंजनों का आपस में मेल होता है। ठीक है, इसमें लिख लेना, एक लाइन में लिखो, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको संपर्क के ध्वनि कहा जाता है, जैसे कंबल, ठीक है, कंबल, संबल, बंदर, इस तरह के। आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यहाँ पे नहीं दे रखा था, इसका बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में। ठीक है, अगर डेट सही याद रखना है तो उसकी डेट थी 4 फरवरी 1928। 4 फरवरी 1928 को किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्व याद रखना है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनके नेतृत्व में याद रखना है इसको। ये बारडोली गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बारडोली गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। हो क्यों रहा था ये आंदोलन क्यों हुआ था? बारडोली सत्याग्रह, लगान में वृद्धि, टैक्स वृद्धि करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो कपास की खेती जो वहां पर होती थी गुजरात में बहुत ज्यादा, पहले तो यहाँ पे बहुत व्यापार बहुत कम था वैसे ही, और इसमें क्या कर दिया गया, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। ठीक है, 22% टैक्स कर दिया गया था, जिस उद्देश्य से इसकी आंदोलन की शुरुआत होती है कहां से? तो याद रखना है बारडोली सत्याग्रह, इसकी बारडोली से, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है 4 फरवरी 1928 को, जिसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कपास की खेती से संबंध। हाँ, लेकिन शुरुआत में तो इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, बाद में नेतृत्व विहीन हो गया था जब उसको बंदी बना दिया गया था। तो स्टार्टिंग में तो इसका नेतृत्व कहीं ना कहीं किसने करा था? महात्मा गांधी ने नारा भी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का, कि क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा? क्या था? अरे अरे मैं याद नहीं आ रहा, अभी याद कर लेना। ठीक है, तो ये सही था, मतलब इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, बाद में हालांकि नेतृत्व तो विहीन हो गया था बाद में। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर सही होगा बारडोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डू एंड डाई का नारा दिया था ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो का नारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? आंसर होगा बीजी तिलक। देखो इसमें आंसर होगा बीजी तिलक। सबसे पहले बीजी तिलक और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। एक और नाम था विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बीजी तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में की गई थी। कब की गई थी? 1880 में। ठीक है, इन दोनों लोग बीजी तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। इसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास कि पुणे महाराष्ट्र में इसकी एक शाखा के रूप में किसने खोली थी? तो एमजी रनाडे ने। ठीक है, तो एमजी रनाडे, इसमें आप लिख सकते हो, इन्होंने 1884 में 1884 में महाराष्ट्र पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में इसकी एक शाखा खोली, में एक शाखा खोली। तो दोनों चीज याद रखना, अगर आपके पास स्पेशली ये मेंशन करके आएगा कि महाराष्ट्र में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी, तो आंसर होगा किसने? जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम था। कब करी थी? 1884 में। लेकिन उससे पहले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो करी थी वो करी थी बीजी तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने 1880 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो पहला औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, ये तो गलत है। ठीक है, सेकंड है औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, तो ये वाला तो कथन सही है। ठीक है, यही कारण था। सेकंड था औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था, तो ये भी सही कथन है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी, नवरोज उत्सव और एक झरोखा दर्शन, एक झरोखा दर्शन को भी इसने समाप्त किया था। ठीक है, झरोखा दर्शन। नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन ने। झरोखा दर्शन और नवरोज त्योहार शुरू किए थे बलबन ने। इन दोनों त्योहारों को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना करी थी तोमर। तोमर वंश का एक शासक था अनंगपाल, राजा अनंगपाल, ठीक है। ये तोमर वंश का शासक राजा अनंगपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की गई थी। उसका नाम था दिल्ली का। इसका शुरुआती नाम क्या रखा था इन्होंने? दिल्ली का, ठीक है। बाद में इसको दिल्ली का को ही दिल्ली का पढ़ा गया, ठीक है। तो तोमरों ने करी थी 11वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखो आंग्ल मराठा युद्ध भी आपके पास बहुत बार पेपर में बनते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अगर मैं इसकी बात करूं कब हुआ था ये? प्रथम, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं मैं, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात हो रही है, तो प्रथम यहाँ पर याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782, और इसके लिए एक संधि होती है, सालबाई की संधि, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि से समाप्त हुआ, तो सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में, ठीक है। अगर द्वितीय की बात करें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, 1803 से, यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, 1805। और इसके लिए दो संधियां आती है, कि एक आता है देवगांव की संधि, दोनों नहीं पूछा जाएगा वैसे, देवगांव संधि, और दूसरे था सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? या तो दिया होगा देवगांव की संधि, या फिर दिया होगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि, दोनों में से एक ही होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह होता 1817-18 में, ठीक है। और इसके लिए कोई भी संधि नहीं हुई थी। संधि इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इसमें हार हो गई थी किसकी? बाजीराव द्वितीय की। बाजीराव द्वितीय ने इसमें आत्मसमर्पण कर लिया था, और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने बंदी बना के कहां भेज दिया था? पेंशन भेज दिया था, कानपुर, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी संधि नहीं हुई थी। बस याद रखना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817-18 में हुई थी, ठीक है। और किससे संबंधित था? लॉर्ड हेस्टिंग। इस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग ने इनका नेतृत्व किया था इसका, ठीक है। और पिंडारियों का दमन किया था। क्वेश्चन आता है कई बार कि पिंडारियों का दमन किस दौरान किया गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुषमेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन सी। इसी को सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी कौन सा हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आपको पूछी जाती है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें भी लिख लेना, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? इसमें अथर्ववेद में, ठीक है। तो अथर्ववेद में भी आप ये भी याद रखना है, लास्ट पेपर ये भी पूछा गया था आपको, ठीक है। प्रजापति की दो पुत्रियां, सभा और समिति का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन दिया है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन एक तो कालाहारी मरुस्थल आपने पढ़ा होगा, कालाहारी मरुस्थल, या फिर नाम्बिया दिया होता है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। तो बोत्सवाना में, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। या तो कालाहारी मरुस्थल दिया होगा या नाम्बिया दिया होगा, एक ही बात है, ठीक है। बद्दू जनजाति आपकी मिलती है सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप लिखा होता है ना कई बार, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप या फिर सऊदी अरब में हो जाएगा। पिग्मी जनजाति ये मिलता है कोंगो बेसिन क्षेत्र में, कोंगो नदी बेसिन, ठीक है। तो कोंगो। मसाई जनजाति आपको याद रखें कीनिया, तंजानिया और युगांडा, और युगांडा।
ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जनजातियां जैसे आपका किर्गिज, बताओ किर्गिज कहां पाई जाती है? किर्गिज, किर्गिज आता है आपका सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में। जुल्लू बताओ, जुल्लू, नटाल प्रांत, अफ्रीका के नटाल प्रांत, ठीक है, अफ्रीका के नटाल प्रांत में जुल्लू। एन्नू, एन्नू कहां है बताओ? एन्नू, जापान, एन्नू आ जाएगा जापान, ठीक है। अफरीदी, अफरीदी पाकिस्तान, अफरीदी पाकिस्तान याद रख सकते हैं। अफरीदी कहां का खिलाड़ी था? पाकिस्तान का, ठीक है। इसके अलावा शेरपा बताओ, शेरपा, नेपाल तिब्बत, नेपाल और तिब्बत की जनजाति हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ये भी लिख लेना, बहुत बार पेपर में पूछ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आंसर होगा सर आर्थर कॉटन को। इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। एक इंजीनियर मतलब एक नई टेक्नोलॉजी से इन्होंने नहरों का निर्माण कराया था, जिस वजह से इनको दक्षिण भारत का सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक नहर भी बनाई थी, क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, लिख लो ना, कुरनूल कुडुप्पा नहर। कुरनूल कुडप्पा नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आंसर होगा सर आर्थर कॉटन के द्वारा, ठीक है। हैदराबाद में जो तेलंगाना है ना, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु की कुरनूल पहाड़ी का है तमिलनाडु में, तो वहां से एक नहर निकाली थी इन्होंने, जो काफी कारगर सिद्ध हुई थी, सिंचाई व्यवस्था की सिंचाई से संबंधित थी। तो याद रखना इसको, कुरनूल कुडप्पा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सर आर्थर कॉटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में लो एस भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? धारवाड़, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, धारवाड़। जितने भी भारत में खनिज तत्व पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज तत्व वो किन चट्टानों में मिलते हैं? धारवाड़ की चट्टानों में। तो धारवाड़ की चट्टान खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, ठीक है। देखो यहाँ से एक तो ये आपको याद रखना है, दूसरा यहाँ पर याद रखना है, मैंने आपको याद भी कराया था, चट्टानों का विकास क्रम, और वहां से कौन कौन सी चट्टानों का विकास, किस चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, किससे हुआ, और कौन कौन सी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, सबसे पुरानी जो भारत में चट्टान मिलती है वो मिलती है आर्कियन चट्टान, आर्कियन, ठीक है। आर्कियन के बाद कौन सी चट्टान बनी? धारवाड़। क्रम याद रखना है इनका, ठीक है, बहुत बार आता है क्वेश्चन पेपर में। धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, ठीक है। फिर कुडप्पा के बाद आती है विंध्याचल, विंध्य पहाड़ी या विंध्य पर्वत लिख देना, ठीक है, विंध्य या विंध्याचल ही लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। उसके बाद आता है आपका गोंडवाना, गोंडवाना के बाद कौन सा था? दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट उन सबको याद करा रखे मैंने इसको, दक्कन ट्रैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, आर्कियन चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? कैसी चट्टान है? आग्नेय। तो सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ आग्नेय से हुआ, यानी कि लावा से हुआ। चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? लावा से। तो सबसे पहले जो प्राचीन चट्टाने हैं, भारत की सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन चट्टान, इसका निर्माण हुआ आग्नेय चट्टान से। तो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, ठीक है। इसमें याद रखना है, इसमें जब आग्नेय चट्टान थी तो जो भी फॉसिल्स थे वो जल के राख हो गए थे, इसमें फॉसिल्स का अभाव पाया गया। फॉसिल्स यानी कि जीवांश, ठीक है, यहाँ पर रखना जीवांश का अभाव, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी? आर्कियन चट्टान। किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। इसमें किसका अभाव पाया गया? तो जीवाश्म का अभाव पाया गया, क्योंकि जीवाश्म क्या, जल के राख हो गए थे, इसलिए यहाँ पे कोई भी जीवाश्म नहीं मिलते, ठीक है। धारवाड़ की चट्टान ये अवसादी चट्टान थी। किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अवसादी मतलब अवसाद थे इसमें। अवसादी नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि इसमें अवसाद मिले, और वही अवसाद बाद में क्या खनिज के रूप में परिवर्तित हुए। तो यहाँ पे याद रखना है, धारवाड़ की जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान है एक प्रकार की, और खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है भारत की, ठीक है। खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अधिकतर जो भारत में खनिज संपदा मिलती है वो सब कहाँ मिलती है? इसी धारवाड़ की चट्टानों में मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है अवसादी चट्टान, याद रखना है। फिर कुडप्पा की चट्टान से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, पर याद रखना ये भी अवसादी चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है?
अवसादी। फिर विंध्याचल आता है, विंध्याचल भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, और यहां पर मिलते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म। क्वेश्चन आता है आपके पास कि सर्वाधिक जीवाश्म किन चट्टानों में मिलते हैं, तो विंध्याचल श्रेणियों में सर्वाधिक फॉसिल्स। उसके बाद गोंडवाना, ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, ठीक है, और ये जाने जाते किसके लिए, कोयला के लिए। भारत में जो लगभग 98% जो कोयला मिलता है वो किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, गोंडवाना की चट्टानों से, ठीक है। और इस गोंडवाना की चट्टानों से बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोयला, इसको जाना जाता है कोयला के लिए। और भारत का लगभग 98% जो कोयला भारत उत्पादित करता है वो कहां से मिलता है, गोंडवाना श्रेणियों से मिलता है, ठीक है। और यहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। जो एंथ्रासाइट कोयला मिलता है आपको टर्सरी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर लिखना चाहो उसको नोट करके लिख लेना, बिटुमिनस सॉरी एंथ्रासाइट कोयला जो आपका कहां मिलता है भारत में, जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तम किस्म का कोयला है जो मिलता है आपका जम्मू कश्मीर में, एंथ्रासाइट, और ये मिलता है टर्सरी प्रकार की चट्टानों में, टर्सरी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। लास्ट वाली जो चट्टान है दक्कन ट्रैप, ये किस प्रकार की चट्टान है, तो ये है आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टान है, इसमें और कुछ नहीं आता, बस यही याद रखना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टाने हैं, उनका क्रम है, किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण कब हुआ, किन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ, किस खनिज के लिए जानी जाती है। अगर इसका शॉर्ट बताना है तो इस शॉर्ट से याद रखेंगे, इसमें मैंने एक शॉर्ट बताया था, जो पुराने स्टूडेंट है, आधा कवि गोद में, ठीक है, ऐसे याद रखना है। देखो आ से याद रखना है आर्कियन चट्टान, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, आर्कियन। धा से याद रखना है धारवाड़ की चट्टान, कौ से याद रखेंगे कुड़प्पा की चट्टान, वी से याद रखेंगे विंध्याचल की चट्टान, और गो से याद रखेंगे गोंडवाना, और दौ से याद रखेंगे दक्कन ट्रैप, ठीक है, हो जाएगा याद। तो याद रखना है, पेपर में आप क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको बीच में से दे देगा, देखो आर्कियन चट्टान दे देगा, फिर कुड़प्पा दे देगा, फिर गोंडवाना दे देगा, ऐसे नहीं कि सारे देगा, इतना लंबा ऑप्शन तो नहीं बनाएगा, लेकिन 20 से एक एक उठा के आपको क्रम आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, आंसर होगा बी। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन किया गया था कब, 6 अगस्त 1952, डेट याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद की, 6 अगस्त 1952, ठीक है, 6 अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया था। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो लिख लेना पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन और सदस्य होते हैं याद रखने हैं, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, नीति आयोग के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ठीक है। और मुख्यमंत्री तो आपको दे ही रखे, तो दो ऐसे राज्य भी, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री आपको दे ही रखे, इसके अलावा प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग और लद्दाख का पठार, ठीक है। अक्साई चीन मतलब ये तीन जो देश हैं, चीन, भारत और पाक, इन तीनों का सम्मिलित स्थल है, इन तीनों का सम्मिलित स्थल को क्या कहा जाता है, अक्साई चीन, ठीक है। हालांकि ये अभी किसके नियंत्रण में है, चीन के, इसके उसको अक्साई चीन बोला गया है। चीन ने इसको, इसका जो अधिग्रहण किया था वो किया था 1962 के युद्ध में, तो भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था 1962 में, उसके बाद से इस पर नियंत्रण किसका है, चीन का है, ठीक है। और ये लद्दाख का पठार किस में पड़ता है, इसी अक्साई चीन का भाग है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन भारत में भाग एवं बलि थे, भाग और बलि क्या थे, राजस्व के स्रोत थे, आंसर होगा बी। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे, और इनका वर्णन हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, देख लेना, भाग और बलि का वर्णन, भाग और बलि इनका वर्णन मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। 33 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, जो खुला सागर में है,
आंसर होगा चेन्नई। ठीक है, मुंबई तो व्यापारिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा व्यापार किससे किया जाता है? मुंबई। तो व्यापारिक खुला व्यापार करने वाला बंदरगाह आएगा तो वो होगा मुंबई। लेकिन सबसे खुला समुद्री बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, हल्दिया जिसको नदीय बंदरगाह कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि नदीय बंदरगाह किसे कहा जाता है? हल्दिया को, जो कहां स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, मुंबई इसको याद रखना है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह इसको कहा जाता है, कृत्रिम। ठीक है, और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां स्थित है? मध्य अंडमान में। ठीक है, बैरन द्वीप आपको लिखाया था मैंने, सारे अंडमान वाले पार्ट आपको लिखाया था, आपको याद होगा मैंने लिखाया था सबसे ऊपर है आपका उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में आपको दो चीज याद कराई थी, दो चीज क्या क्या थी इसमें? एक तो सैंडल पीक, अब सबसे उत्तर में तो सबसे ऊंची चोटी कहां होगी? सैंडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, या फिर उसको बोला था कल्याण शिखर। कल्याण शिखर या सैंडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। तो यहाँ पे लिखेंगे सैंडल पीक, सैंडल पीक। और इसके अलावा एक और चीज आपको लिखाई थी, क्या? नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत की सुसुप्त एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, वो कहाँ है आपकी? तो उत्तरी अंडमान में। ठीक है, उसके बाद आपको लिखाया था मध्य अंडमान में, इसके बीच में मध्य अंडमान। इसमें भी दो चीजें याद रखनी जो बहुत बार पेपर में पूछ जाती है। एक तो सबसे बड़ा अंडमान, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अंडमान आएगा, तो मध्य अंडमान। और यहाँ पे जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो आपको पेपर में पूछा गया है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर है? मध्य अंडमान में। ठीक है, इसी तरह से दक्षिणी अंडमान में भी दो चीजें याद कराई थी आपको। एक तो आपको याद कराया था कि अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर याद रखना है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में। और इसमें याद रखना है एक सेलुलर जेल, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहां पर है? तो वो भी आपका दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, दो दो करके याद रखेंगे। उत्तरी अंडमान में दो चीजें याद रखनी है, नारकोंडम ज्वालामुखी और सैंडल पीक। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है तो उत्तर में ही होगी सबसे ऊपर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है मध्य अंडमान, जो सबसे बड़ा अंडमान है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत की है बैरन द्वीप, वो कहां पर है? मध्य अंडमान में। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान में दो चीजें याद रखनी है, एक तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और सेलुलर जेल, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहां पर है? तो वो भी दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो इसमें पंडुचेरी, पंडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा मद्रास या फिर चेन्नई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कोलकाता के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत आएगा, और दमन द्वीप किस में आएगा? मुंबई में। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? पहले का थर्ड ए होगा। ठीक है, आंसर होगा ए, तो मैच कर लेना, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के भारत में ही होना चाहिए था, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ? आंसर होगा 1985 में, ऑप्शन सी। फसल बीमा मतलब फसल के लिए बीमा निर्धारित की गई थी, तो 1885 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि भारत में फसल बीमा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? भारत में फसल बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत में फसल बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य था गुजरात, याद रखने, गुजरात पहला राज्य था, और इसने ये कब करा था? 1972 में, 1972। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें कानून राज्य भी बना सकती है और संघ केंद्र भी बनाता है, तो दोनों बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? आंसर होगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, नागरिकता का प्रावधान तुरंत लागू हो गया था, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी तुरंत लागू हो गए थे, आंसर होगा डी। 39 है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? नियोजन मतलब होता है उनके लिए एक प्लानिंग बनाई गई थी। ठीक है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 24।
इसके तहत, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान बालकों के शोषण से संबंधित करे गए थे। एक तो उनके लिए ये योजना ये बनाया गया, कहा गया था कि जहां पर उनके लिए नुकसानदायक चीजें हो वहां पर वो कार्य नहीं कर, जैसे फैक्ट्री इत्यादि में वो काम नहीं कर सकते हैं, या जहां पे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हो वहां पर उनको नहीं रखा जा सकता है, तो प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 24 में। ठीक है, इसको बाल श्रम निषेध अधिनियम भी बोला गया था, बाल श्रम निषेध से संबंधित था। ठीक है, लेकिन बलात् श्रम अगर आएगा तो किसमें था? 23 में। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती काम कराना, जबरन उनसे काम कराना, इनकी बंदी बना के उनको काम करवाना, वो किसमें रखा गया था? आर्टिकल 23 में। ठीक है, बाल श्रम और बलात् श्रम दोनों अलग है। ठीक है, बाल श्रम मतलब इनके लिए बाल श्रम से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे 24 में, जबकि बलात् श्रम में होता अवैध रूप से या जबरदस्ती उनको बंदी बनाना, उनसे कार्य करवाना। ठीक है, बाल श्रम। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? तो आंसर होगा वृद्धि करनी चाहिए। जब भी मुद्रास्फीति आएगा, इन्फ्लेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो कर दर रेट होता है वो उनको क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, ताकि उसका संतुलन बना रहे। तो इसलिए आंसर होगा ए वाला, वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? इसमें सत्य बताना था। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। ठीक है, गलत क्या है? पहला वाला ही सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, पहला वाला सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी 1928 में, उसने समर्थन किया था। ठीक है, बाकी सभी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था, यानी कि आश्रय दिया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे, ये भी गलत था। और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, ये भी गलत है। ठीक है, केवल ए वाला सही है। 42, अब देखो 42 में बोनस दे देना आप लोग सभी को, क्योंकि इसमें वैसे पहले एक क्वेश्चन आ रखा था पेपर में, उसका आंसर दिया था सूचना का अधिकार अधिनियम, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया था, दोबारा फिर यही क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये वाला अधिकार है, क्योंकि उसने इसलिए आंसर दिया था कि सूचना का अधिकार पहले एक विधिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? एक विधिक अधिकार था। 2005 में आया ना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, एक विधिक अधिकार के रूप में, लेकिन बाद में इसको मूल अधिकार में शामिल किया गया था अनुच्छेद 19 का ए, आपने पढ़ा है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इसलिए इसमें बोनस सभी आंसर होंगे इसके। ठीक है, सभी शामिल है इसमें, तो इसलिए आंसर सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, इन्हें की बोनस दे देना आप। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने देखा होगा ना, जो अंटार्कटिका के ऊपर जो छेद है, ओजोन छिद्र जिसे बोला जाता है, वो किस कारण है? इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है वहां पर। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो गैस वहां पे पाई जाती है, तो आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, वॉली स्पेस सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा लॉन टेनिस, ऑप्शन सी। इसमें ये डबल डबल ऑप्शन हो गए थे, मैंने इनमें से कोई नहीं करवाया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्रिकेट के महानतम भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। 46 है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? इसका आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर, उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर लगा होता है, ऑप्शन डी। 47 है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कोई भी निःशुल्क कर सकता है तथा उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, क्या कहलाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका नाम ही ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। 48 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? इसके लिए वेबकैम बहुत जरूरी, और वेबकैम के बिना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो ही नहीं सकती है, तो आंसर होगा सी वाला। ठीक, क्वेश्चन 50 है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल आरबीआई से हट गया है? इसका सही आंसर है इटली, ऑप्शन सी। 50 देखते हैं, हाल ही में किस देश में विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की गई है? तो ये की गई है जिम्बाब्वे, ऑप्शन ए में, जिम्बाब्वे में। ठीक है, चलो रीजनिंग पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, तो यहाँ पे आंसर लास्ट में आपको पूछा गया कि मछलियां कहाँ रहेंगी? किसमें? हरा। देखो इसको अंडरलाइन करना होता है, आपको पता है जल को क्या कहा जाता है?
हरा। तो यहाँ पर सीधा इसी को अंडरलाइन करना था और सीधा आंसर होता आपका कि मछलियां कहाँ रहेंगी, जल में तो रहेंगी, तो आंसर होगा आपका बी वाला हरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि किसी वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष यानी कि गैर लीप, जो लीप वर्ष नहीं है, के पहले मार्च को कौन सा दिन होगा? कौन सा आया? शुक्रवार। आ गया था, बहुत आसान था ये, कुछ नहीं था। देखो आपको पूछा है यदि किसी वर्ष के 10 जनवरी को, अब आपको बताया 10 जनवरी को कौन सा वार था? बृहस्पतिवार। ठीक है। अब 10 जनवरी को तो बृहस्पतिवार था, बचे हुए दिन कितने थे जनवरी में? 21 बचे होंगे क्योंकि 31 आता है, तो 21 दिन ये हो गए। अब फरवरी यानी कि गैर लिपिक वर्ष था, यानी कि लीप वर्ष नहीं था, लीप वर्ष नहीं था, तो आंसर कितना होगा उसमें? 28। ठीक है। और 1 मार्च को आपको बताना था, तो ये भी ऐड होगा, तो 28 और 1 29, 29 और 28 कितने होते हैं? 50। हाँ 28 और 22, हाँ 50। ठीक है, तो 50 हो गया, तो 50 को किससे भाग देना था? 7 से। रिमाइंडर कितना बचा था? 1। तो बृहस्पतिवार था, एक दिन आगे जाएंगे तो कितना बार होगा? शुक्रवार। सिंपल था। ठीक है, ऑप्शन सी। तो 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि हमें दिन निकालना है ना, तो 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो बचेगा उसको एक दिन में ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर होगा शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 53। 53 का ए आया होगा MS। ठीक है, जैसे ए का संबंध, ए को ए से आई के पास गए तो हम कितना ऐड किया गया इसमें? 8 होगा। ठीक है, 8 ऐड करेंगे, सीधा जी से ओ में ऐड करेंगे तो इसमें भी कितना 8 ऐड करेंगे? 8 +8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई में +8 करेंगे तो एम होगा, और के में +8 करेंगे तो कितना होगा? एस। तो आंसर होगा ए वाला। ठीक है। 54, लुप्त संख्या ज्ञात करें, आंसर होगा 10। इसमें क्या हो रहा है? 15 योग आ रहा है, आमने सामने का जो आमने सामने को जोड़ने के बाद 15 योग आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था? 9 और 6 15, ये भी आ गया 15। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या था? 9, 13 और 2 15। ठीक है, 8 और 7 15, ये भी हो गया। अब यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा, तभी तो 15 होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ए वाला। 10 और 5 15। नेक्स्ट देखते हैं 55। उत्तर आकृति में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, आपके कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आया तो ये इस तरफ आ गया, और इसमें क्या क्या इसको डार्क कर दिया और इसके साथ एक और ऐड कर दिया। इसी तरह से ये वाला भी है, तो ये वाला यहाँ पर ये था, तो ये कैसे होगा? ये यहाँ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, और ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पे इसने ऐड किया था, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? माइनस, मतलब घट उस वो कर रहा, कम कर रहा है एक संख्या, और एक तो डार्क कर दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर कौन सा आएगा अगला? इसके बाद क्या करेगा? वो इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ घूम जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। आंसर होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 56। 56 का आंसर डी आया होगा, नातिन या देवती। आ गया था ये वाला? कोई ऐसा जिसका नहीं आया? आ गया होगा सबका। ठीक है, चलो 57। 57 का आंसर क्या होगा? ए होगा इसमें 16। आ गया था ये? नहीं आया? आपको देखो, जिसका नहीं आया देख लो, कुछ बच्चों का नहीं आया। आपको याद रखना है जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब क्या होते हैं? आयत भी होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? स्क्वायर मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग, एक वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको वर्ग कहा जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आयत की डेफिनेशन होती है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको आयत बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब एक वर्ग में लिखा होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आयत का भी तो सेम है, आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों भुजाएं तो नहीं है लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर है, तो इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब होता है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? अपने आप में आयत भी होते हैं, सभी वर्ग आयत भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग, अब सबसे पहले हम वर्ग गिनेंगे, तो अब वर्ग गिनने का 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, और एक बाहर वाला 5, ये वाला ना, एक ये बाहर वाला आ गया, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 5। एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7, तो वर्ग कितने निकले यहाँ से? 7। अब 7 वर्ग निकले तो ये सब वर्ग भी क्या होंगे? आयत होंगे। तो आयत हमें कितने और मिल गए?
आयत हमें 7 और मिल गए। अब हम देखेंगे और कितने आयत हो सकते हैं यहाँ पे। आपको पता है ये वाला आयत, ये वाला एक क्या है आयत, इसके आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है, तो एक ये हो गया, और एक आयत ये भी तो बन रहा है ये वाला, तो ये कितना हो गया एक ये हो गया। तो ये टोटल हो गए आयतों की संख्या है 9, और 9 और 7 16, टोटल कितने होंगे 16। यही पूछा नीचे दिए गए चित्र में आयत तथा वर्गों को वर्ग कितने होंगे, आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 58, दर्पण से देखने पर यह एक घड़ी में समय 8:30 पाया गया, तो सही समय है 3:30। किस क्या करते हैं इसमें 11:60 में से माइनस करते हैं। अगर 11:60 में से आप 8:30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:30। बस याद रखना है आपको, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा हो तो आप क्या करेंगे 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर जल प्रतिबिंब पूछा हो तो आप क्या करेंगे 18:30 में से माइनस करेंगे। इसको याद रखना है बस, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को क्या करते हैं 18:30 में से माइनस करते हैं, जबकि दर्पण में 11:60 से। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर क्या आया बी आया होगा। इसमें ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है +4 हो रहा था, +2 ठीक है, आ गया था ना इसका आंसर। ठीक है, इसमें हो रहा था ऐड हो रहा था आपका +3 ऐड हो रहा है ना, आंसर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 का 16 आगे थे, ये बॉड मास लगाना था, इसमें आ गया होगा। किसी का कोई ऐसा है जिसका नहीं है, क्यों क्यों नहीं आ रहा बॉडी मास? बॉडी मास से आएगा वो, और तो कुछ लगेगा ही नहीं इसमें। देख लो एम को क्या लिखा है, एम की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, जे का मतलब क्या है, जे को कितना लिखा है 4। ठीक है, एल को क्या लिखा है 8 +4, बस ये निकालना था हमें। आपको पता है 24, यहाँ पे इसको ऐसे 24 × 4/8 लिख सकता हूं, भागी तो देना है, +4 कर दो, 8 दिया 24, 3 × 12 और 4 16। जब भी आपको इस तरह का दिया होगा तो आप अगर इसमें नहीं निकला पॉइंट में, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट में, अगर हम इसको भाग देंगे 8 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करें उसको नीचे लिखेंगे, इसका भाग इसमें दे सकते हैं। तो 8 × 24, 3 × 12 और 12 और 4 16, बॉड मास ही लगेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं, आंसर होगा शेखर पाठक। शेखर पाठक। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं लिख लेना इनको, शेखर पाठक की कुछ और रचनाएं हैं। चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री, चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री। मूवमेंट, ठीक है, ये लिख लेना हिस्ट्री, ये भी किसकी है शेखर पाठक की। ठीक है, इसके अलावा और रचना लिखो इनकी, जागे पर्वतवासी, जागे पर्वतवासी एवं दास्तान ए हिमालय, जागे पर्वतवासी एवं दास्तान ए हिमालय। ठीक है, उसके अलावा कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा भी किसकी है शेखर पाठक की है। ठीक है, और एक और है पहाड़ 19, पहाड़ 19, 2019 में इन्होंने एक रचना लिखी पहाड़ 2019, मतलब 2019 के पहाड़ों के बारे में उसमें बताया गया। तो पहाड़ 2019 भी किसकी है शेखर पाठक। ये सभी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके इनको सम्मान भी दिया गया था, तो लिखो पहला राहुल सांकृत्यायन सम्मान इनको दिया गया, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2006, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2006। ठीक है, और 2022 में इनको कमला देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, 2022 में कमला देवी पुरस्कार। ठीक है, पहाड़ पत्रिका भी इनकी थी, कब निकाली इन्होंने पहाड़ पत्रिका शेखर पाठक ने, पहाड़ पत्रिका 1983।
देखो पहले इन्होंने पहाड़ संस्था का निर्माण किया। पहाड़ संस्था कब की है? पहाड़ संस्था 1973, 1973। ठीक इसके 10 साल बाद इन्होंने एक पत्रिका निकाली, पहाड़ पत्रिका, 1983। ठीक है, तो पहाड़ पत्रिका लिख लेना 1983 और पहाड़ संस्था आएगा तो 1973। ठीक है, पहाड़ संस्था 1973 में गठित की थी और पहाड़ पत्रिका 1983। ठीक है, ये शेखर पाठक के बारे में था। 62, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? आंसर होगा राधा बहन। राधा बहन, और इनका एक नाम और आता है मालती देवी। ठीक है, ये आंदोलन इन्होंने 1978 में चलाया था, 1978 में। ठीक है, ये किससे संबंधित था? खड़िया उत्खनन से संबंधित था। ठीक है, खीराकोट का है, खीराकोट अल्मोड़ा। ठीक है, खेड़ाकोट अल्मोड़ा में पड़ता है, वहां पर खड़िया के खनन से संबंधित था। अवैध रूप से खड़िया का खनन किया जा रहा था, जिसके संबंध में इन्होंने आवाज उठाई थी राधा बहन और मालती देवी ने 1978 में। वंदना शिवा, इनसे एक चीज याद रखना है, इन्होंने एक संस्था बनाई थी। कौन सी? वंदना शिवा ने नवधान्य संस्था, लिख लेना। नवधान्य संस्था की स्थापना वंदना शिवा के द्वारा कब की गई थी? 1987, 1987। वंदना शिवा के द्वारा नवधान्य संस्था, यहां पे लिखेंगे नवधान्य संस्था, 1987। पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो नवधान्य संस्था का गठन किया था वंदना शिवा ने, कब? 1978 में। ठीक है, 63, कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की? कवि शिव ने। ठीक है, आंसर होगा आपका सी, कवि शिव। जटाधर ने एक रचना करी, जटाशंकर या जटाधर इनको बोला जाता है। फतेशाह कर्ण, फतेशाह कर्ण, इनकी रचना याद रखना है, फतेशाह कर्ण लिखी इन्होंने। कवि भरत ने बताओ, मानवोदय काव्य आता है ना, कई बार लिखा होता है। मानवोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? रामचंद्र कंडियाल, इन्होंने क्या लिखा? फतेशाह यशोवर्णन। फतेशाह यशोवर्णन की रचना किसने करी? रामचंद्र कंडियाल ने। ठीक है, उत्तराखंड में या गढ़वाली साहित्य का जब लिखना प्रारंभ हुआ, उस दौरान कुछ रचनाएं हैं जो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। प्रारंभिक गढ़वाली रचना तो कौन कौन सी है? पहला लिखना, प्रारंभिक गढ़वाली रचना में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है बुरो संघ। किसने लिखी? हर्षपुरी। बुरो संघ, बुरो संघ लिखो, हर्षपुरी। फिर लिखो चेतावनी, चेतावनी लिखो हरिकृष्ण दुर्गादंती। चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती। ठीक है, और लास्ट लिखो विरह, लीलानंद कोटनाला। विरह, लीलानंद कोटनाला। तो आरंभिक काल में जो रचनाएं लिखी गई थी उत्तराखंड साहित्य, गढ़वाली साहित्य का लिखना जब शुरू हुआ था, तो उस काल के आरंभिक काल की रचनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना है इनको भी। 64 है, चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो आंसर होगा सुदर्शन सानी। चैतु और माणकू को। श्यामदास और हरदास को किसने दिया था? लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने, श्यामदास और हरदास। हरदास, ठीक है, श्यामदास और हरदास को आश्रय दिया था पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह, ठीक है, और किसके साथ आए थे? सुलेमान सिको अपने साथ लेके आया था। ठीक है, सुलेमान, याद रखना है, सुलेमान सिको के साथ आए थे। और सुलेमान सिको को ढूंढने के लिए किसको भेजा गया था? औरंगजेब ने किसको भेजा था? राम सिंह को। ठीक है, जयसिंह का बेटा राम सिंह। तो सुलेमान सिको को ढूंढने के लिए राम सिंह को भेजा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है। राम सिंह को कब भेजा गया था? 1659 में। ठीक है, 1658 में आते हैं। कब आते हैं? गढ़वाल 1658 में। सुलेमान सिको के साथ श्यामदास और हरदास गढ़वाल आते हैं। उसके बाद सुलेमान सिको की खोज में औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राम सिंह को, 1659 में। नेक्स्ट 65 है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? आंसर होगा ए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। ठीक है, ऑप्शन ए। 66 है, पुराणों में निम्न में से किस नदी को सप्त सामुद्रिक स्रोत में नहीं रखा गया है? तो इसमें कौन सी होगी? गौरी गंगा। ठीक है,
देखो सप्त सामुद्रिक स्रोत उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो अलकनंदा की जो सहायक नदियां थी उनको सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है, ठीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो सिंधु नदी की सहायक नदियां थी, वो 7 सप्त सामुद्रिक स्रोत उनको भी बोला जाता था, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन कौन थी, भागीरथी, अलकनंदा और नंदाकिनी तो थी, इसके अलावा और कौन कौन सी 4 नदियां थी, 7 टोटल थी। तो लिखो, पहले लिखो पश्चिमी धौली, पश्चिमी धौली, फिर लिखो नंदाकिनी, पिंडर और नयार, नयार तंत्र, ठीक है। नयार में दोनों आ जाती है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। तो ये सप्त सामुद्रिक स्रोत में इनको रखा गया है, ठीक है। इनमें से गौरी गंगा नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना करी थी? 1832 में, ठीक है। 1832 में, जहां अभी आप जॉर्ज एवरेस्ट बोलते हैं ना, जॉर्ज एवरेस्ट, तो वही वहां पे उसने अपना कार्यालय खोला था, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? तो ये करी थी बसंत देव ने, ठीक है। कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव ने। और इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? बागेश्वर के त्रिभुवन राज शिलालेख में, ठीक है। लिख लो, इसका उल्लेख मिलता है बागेश्वर के त्रिभुवन राज के शिलालेख से, बागेश्वर के त्रिभुवन राज के शिलालेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी बसंत देव ने। नेक्स्ट देखते हैं 69। उत्तराखंड में ब्रिटानिया, डाबर तथा नेस्ले उद्योग कहां स्थित है? तो ये स्थित है पंतनगर में, आंसर होगा ऑप्शन ए। कालीन उद्योग कहां है उत्तराखंड में? कालीन उद्योग मुनस्यारी, कालीन उद्योग मुनस्यारी याद रखना है। कत्था उद्योग का है हल्द्वानी, कत्था उद्योग हल्द्वानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भैंकल नामक पौधे का खाद्य तेल के रूप में उपयोग किस स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर होगा भोटिया जनजाति, आंसर होगा भोटिया। भोटिया जनजाति खाद्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपचार किसमें किया जाता है? भैंकल का गठिया रोग के उपचार में, तो ये भी याद रखना है, गठिया रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। 71 है, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बिलंगना, ठीक है। बिलंगना किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक नदी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति के मध्य कौन सा गीत विशेष रूप से गाया जाता है? आंसर होगा झुमेलो गीत। ऑप्शन से भी हो जाता आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए था चौमासा गीत। चौमासा कब गाया जाता है? बरसात के समय, चौमासा नाम ही उसका पड़ा है, बसक्याल, ठीक है। बैर गीत, बैर गीत कब गाए जाते हैं? एक प्रकार का उपदेशात्मक गीत है, पेड़ों के नीचे गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। बैर गीत जो कहाँ गाया जाता है? जौनसार, जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। और पट गीत क्या है? जो पहाड़ी पशु चारक जो थे वो अपने जो युवा चरावाह होते हैं उनको चुरा गीत। पट भी एक प्रकार का किस प्रकार का गीत था? उपदेशात्मक गीत था, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, उपदेशात्मक गीत, ठीक है। ऑप्शन से हो जाता है ये वाला क्वेश्चन आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था, उसी में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है? बृहद हिमालय में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहले का फर्स्ट, ठीक है। मध्य हिमालय क्षेत्र के ऊपरी और उत्तरी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, ठीक है। काली बेसिन तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल नदी घाटियों में यहाँ पर होती है अधिक वर्षा। और अगर आएगा शिवालिक, भावर एवं तराई क्षेत्र में तो अधिकतम वर्षा, मैक्सिमम वर्षा कहाँ होती है? शिवालिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए वाला। अगर क्षेत्र पूछा हो सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, किस स्थान पे होती है? नरेंद्र नगर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? टिहरी, टिहरी में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा आएगा तो नरेंद्र नगर में, औसतन वर्षा सर्वाधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी होगा। रुद्रप्रयाग में तो सब कहां पता है? रामबाड़ा, तिलवाड़ा, सोनप्रयाग सब रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो नंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए बताओ, माणा किस नदी के किनारे? माणा सरस्वती तो अलकनंदा। माणा किसके किनारे? अलकनंदा के किनारे तो होगा माणा, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
नंद केसरी, नंद केसरी हो गया आपका, थराली हो गया, हाँ पिंडर के किनारे, ठीक है, यहाँ पे लिखो नंद केसरी, थराली, सिमली, ठीक है, ये सब कहां पड़ेंगे, पिंडर के किनारे, ठीक है। डुंडा, डुंडा याद रखना, डुंडा हो गया, डुंडा तहसील, ठीक है, डुंडा तहसील, डुंडा पड़ेगा भागीरथी के। हरसिल हो गया, हरसिल किसके किनारे, भागीरथी के किनारे, ठीक है, लिख लिया, हरसिल इंपॉर्टेंट है। हरसिल जलंधरी के किनारे है वैसे ना, पर मतलब संगम पे है वो, भागीरथी और उसके संगम पे, तो भागीरथी में भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे, फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न, ठीक है, आंसर होगा बी। 76 है, उत्तराखंड में इवर्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश काल का 11वां व अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में, ठीक है, आंसर होगा बी। देखो जो अंग्रेजों के समय जो बंदोबस्त हुए थे टोटल वो कितने हुए थे, 11, ठीक है, अंतिम बंदोबस्त तो 11वां था, 1928 में हुआ। तो आप फटाफट से याद रखेंगे छोटे छोटे वैसे में कि सबसे पहले कौन, ब्रिटिश काल में जो सबसे पहला बंदोबस्त हुआ था वो था 1815 में, किसने करवाया था, गार्डनर ने, और कहां करवाया था, कुमाऊं में, ठीक है, याद रखना है, ब्रिटिश काल का सबसे पहला बंदोबस्त 1815 में गार्डनर ने कराया था कुमाऊं में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1816 में होता है, 1816 में ट्रेल ने करवाया था, कहां पर करवाया था, गढ़वाल में, तो गढ़वाल में ट्रेल के द्वारा कराया गया बंदोबस्त था, सबसे पहले गढ़वाल में ट्रेल ने करवाया, ठीक है। उसके बाद 1816 से लेकर और 1833 तक सभी बंदोबस्त यानी कि 7 बंदोबस्त किसने करवाए, ट्रेल ने। अभी तक क्वेश्चन आया था आपके पास लास्ट पेपर में किसी उसमें कि ट्रेल के द्वारा कुल कितने बंदोबस्त करवाए गए थे, तो ट्रेल ने टोटल 7 बंदोबस्त करवाए थे 1816 से लेकर 1833 तक, ठीक है। उसके बाद ये 7 बंदोबस्त हो गए, 8वां जो बंदोबस्त हुआ था वो कराया था विकेट ने, वैकेट, वैकेट नहीं सॉरी वैटन, किसने कराया था, वैटन ने करवाया था। कब करवाया था, तो ये करवाया था 1840 और 1844 में, 1840 और 1844 में। 1840 में इसने कहां पर करवाया था, 1840 में गढ़वाल में करवाया था और 1844 में कुमाऊं में, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसी बैटन ने एक पद्धति शुरू करी थी यहाँ पे, खसरा सर्वेक्षण, ठीक है, इसी में खसरा सर्वेक्षण याद रखना है आपको, ठीक है। 8वां बंदोबस्त किससे संबंधित था, खसरा, खसरा सर्वेक्षण, मतलब इस खसरा सर्वेक्षण के आधार पर इसने लोगों को बताया कि आपके पास एक्चुअल में इतनी जमीन है। उससे पहले लोगों को यह पता नहीं था कि एक्चुअल में हमारे पास कितनी जमीन है, उनको अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस भूमि बंदोबस्त के द्वारा या किस ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त के द्वारा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को या गांव वालों को अपने भूमि का रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया, तो आंसर होगा आपका बैटन द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त, ठीक है। और ये कितने साल के लिए हुआ था, 20 साल, तो इसीलिए इसको 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। 20 साला बंदोबस्त किसे कहा जाता है, 8वां बंदोबस्त को 20 साल के लिए किया गया था, ठीक है। उसके बाद 9वां बंदोबस्त आप सभी ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, विकेट ने, विकेट लिखा होता है या फिर बैकेट, विकेट या बैकेट के द्वारा किया गया था, कब, 1863 से लेकर 73। अब देखो आपको पता है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 1840 से या 44 से, तो ये 20 साल के लिए, उसके बाद 20 साल बाद तो हुआ था 1863-64 में या 63 से लेकर 73 तक, तो 20 साल के बाद 20 साल बंदोबस्त हुआ था, विकेट के द्वारा कराया गया था। और इसमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है, और इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसमें किया गया था, 9वां बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद 10वां बंदोबस्त आता है, जो 10वां बंदोबस्त जो करवाया था वो किसने करवाया था, ई के पॉ, ई के पॉ, ये भी अलग अलग हुआ था, गढ़वाल में किसने कराया था, पॉ ने, ठीक है, ई के पॉ ने गढ़वाल में, जबकि गुंज ने कराया था कुमाऊं में, ठीक है, ये याद रखना, बेसिक क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि 10वां जो बंदोबस्त था गढ़वाल में किसके द्वारा कराया गया था, ई के पॉ के द्वारा, जबकि कुमाऊं में किसने करवाया था, गुंज ने, ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आता है 11वां वाला, जो आपको पूछा गया है कि 11वां और ब्रिटिश काल का अंतिम जो बंदोबस्त था वो किसने करवाया, इवर्सन ने करवाया था, और कब, 1928 में। तो टोटल 11 बंदोबस्त किए गए थे ब्रिटिश काल में, टोटल उत्तराखंड में जो बंदोबस्त हुए थे वो 12 हुए थे, ठीक है। इसके बाद भी हुआ था एक, आपने पढ़ा होगा 1960,
1960 से 64 के बीच में हुआ था, जो यूपी सरकार के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, यूपी सरकार। टोटल बंदोबस्त 12 हुए थे, जिससे ब्रिटिश काल के 11 बंदोबस्त थे, पहला अंतिम, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन बनते रहेंगे तो और इसमें क्लियर होता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाल पक्षी का अनूठा ताल कौन सा है? बासुकी ताल, यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक प्रकार की लाल पक्षी, रेड पक्षी भी निवास करती है। एक तो इसका पानी लाल, क्वेश्चन आता है ना, लाल पानी वाला ताल कौन सा है? उत्तराखंड का, तो बासुकी ताल, तो यही है बासुकी ताल, लाल पानी वाला ताल बोले या फिर लाल पक्षी वाला ताल, कि लाल पक्षी भी यहाँ पे एक प्रकार की पक्षी निवास करती है, ठीक है, उसका रंग भी लाल है, इस लाल पक्षी वाला अनूठा ताल इसको बोला जाता है। 78 है, रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है कालागढ़ डैम? जनपद पौड़ी में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कालागढ़ में आपने लास्ट टाइम बताया था, क्या है कालागढ़ में? वन्य जीव संरक्षण केंद्र। कहां पर है? कालागढ़ में वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ठीक है, कालागढ़ पौड़ी। 79, उत्तराखंड में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। कहां पर? आंसर होगा सी, दोनों जगह, रामगढ़ और कालाडूंगी में। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे एक साथ आगे आपके जो भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान थे। तो देखो पहला वाला ऑपरेशन प्रहार, आपको लास्ट लिखा है था कुछ दिन पहले कि ऑपरेशन प्रहार जो था गंभीर अपराधों के फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने से संबंधित था, पहले वाला सही है, ठीक है। सेकंड है ऑप्शन स्माइल, इसका संबंध है गुमशुदा लोगों की तलाश कर परिजनों को सौंपना, ये भी सही है। ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर असभ्य व्यवहार एवं मादक पदार्थों का सेवन करने वाले को विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तो ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, डी वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा डी वाला, क्योंकि ऑपरेशन मुक्ति का जो संबंध था वो था भिक्षावृत्ति से। भिक्षावृत्ति मतलब जो बच्चे हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं उनको उससे रोकना, भिक्षावृत्ति को रोकना, उससे संबंधित था, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रीय उद्यानों में उनके क्षेत्रफल में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर होगा डी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद डजंट मैटर, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या होता है, जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो परीक्षा वाणी वाला ही देगा। पॉइंट के बाद अगर पॉइंट ये वाला आपका विंसर में भी है, विंसर में सही दे रखा है, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना। सबसे गलत तो यही होगा ना जिसका क्षेत्रफल कितना 4 वर्ग किलोमीटर कम दे रखा है, तो ये वाला आंसर होगा। पॉइंट के बाद मैटर नहीं करता है। वैसे आपका परीक्षा वाणी में क्या है? 82 लिखा हुआ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना क्लोज नहीं आता पेपर में, ठीक है। आंसर इसका डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, थुमकिया, बराटी, घटिया, रास रासो, ये पौणई था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखी थी, पौणई नृत्य तो किसके द्वारा किया जाता है? जौनसारी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा सट्टेबाजी, ठीक है, अंडे कांडे नृत्य हो जाएगा, सट्टेबाजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के नृत्य किसमें है? जौनसारी जनजाति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा कितनी समितियों का गठन किया जाता है? 6। तो जिला पंचायत जो है 6 समितियों के माध्यम से कार्य करती है, तो आंसर होगा डी। और फटाफट से इन समितियों को लिख लो, कौन कौन सी समिति है वो 6, ठीक है। पहला लिखो नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति। दूसरा लिखो शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। तीसरा लिखो निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। प्रशासन समिति, प्रशासन समिति। और लास्ट लिखो जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति। इन 6 समितियों के माध्यम से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये सभी इन समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं। 6 समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, डोला पालकी कुप्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें आंसर होगा जयानंद भारती, ठीक है। देखो डोला पालकी का संबंध था शिल्पकारों से। जो शिल्पकार जो लोग थे उनको क्या कहा जाता है, जैसे उनकी शादी वादी होती थी डोला में नहीं बिठाया जाता था,
क्योंकि डोला में उनको बिठाना इसलिए बोला जाता था कि वो लोग नीच जाति के लोग हैं, उनको नहीं बैठाया जाएगा, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। ठीक है, इन्होंने हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी और बाद में इनके पक्ष में निर्णय आ गया था कि आप डोला पालकी का, मतलब डोला पालकी में कर सकते हैं, मतलब डोला पालकी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जयानंद भारती का, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी के खिलाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था, उसको दस्तूर कहा जाता था। ठीक है, दस्तूर। सलामी कर किस प्रकार का कर था? सलामी। सलामी कर एक प्रकार का नजराना उसको बोला जाता था, अफसरों को लिए एक तरह से सलाम दिया जाता था। ठीक है, तो वो भी एक कर के रूप में उसको, अगर कोई सलाम नहीं करता था तो उसको क्या कर, एक कर देना पड़ता था। ठीक है, तो एक प्रकार का नजराना कर था, सलामी कर था। ठीक है, पुंगारी या पुंगाड़ी, नाम याद रखना, पुंगड़ी, पुंगड़ी सुना है ना आपने, पुंगड़ी भूमि को बोला जाता है, खेत को। ठीक है, तो पुंगाड़ी कर एक प्रकार का, किस प्रकार का? भूमि कर था। ठीक है, नेक्स्ट 86, उत्तराखंड सरकार के द्वारा निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? उसका नाम है अटल खाद्यान्न योजना। ठीक है, खाद्यान्न उसमें लिखा ही हुआ था, ऑप्शन सी, आराम से इसको कर सकते थे। ठीक है, कब शुरू हुई थी ये राज्य में अटल खाद्यान्न योजना? 2011, 1 अप्रैल 2011 से, 1 अप्रैल 2011 से 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल इसके तहत दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देहरादून है। ठीक है, आंसर होगा बी। कितनी है देहरादून की साक्षरता? 84 पॉइंट लिख लें, 25। देहरादून की साक्षरता लिखना 84.25। ठीक है, सबसे कम साक्षरता कहां की है? उधम सिंह नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद है उधम सिंह नगर। ठीक है, लिखना 73.10, 73.10। ठीक है, वो ऐसा है, अगर आप उत्तरकाशी आंसर दे रहे तो महिला साक्षरता सबसे कम कहां पर है? उत्तरकाशी में। और पुरुष साक्षरता सबसे कम, ज्यादा कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, याद रखना है, रुद्रप्रयाग में 93.10% है, तो सर्वाधिक रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और सबसे कम कहां पर है? हरिद्वार में 81 पॉइंट कुछ है लगभग। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 88 देखना है, कथन दिया है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 5 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम अल्मोड़ा में है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? देहरादून। सबसे कम कहां पे? देहरादून में। ठीक, तो पहला वाला कथन गलत है। सेकंड है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 5 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात सबसे अधिक देहरादून में। ये गलत है, सबसे अधिक कहां पे? अल्मोड़ा। बस ऊपर नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ही असत्य है, आंसर होगा बी। ध्यान से क्वेश्चन को याद करना है, दोनों अलग इसलिए लिखा, अलग लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात, इस रिपोर्ट के अनुसार तो अब हो गया 984। इस लिंगानुपात के, इसके अनुसार इसमें लिंगानुपात में, शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो 984 है इस रिपोर्ट के अनुसार। वैसे हम औसत साक्षरता कितनी पढ़ते हैं? 890। शिशु लिंगानुपात कितना है राज्य का? 890। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो 919। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। ठीक है, याद, ये भी याद रखना, जब भी आप उत्तराखंड का जनगणना पढ़ते हो तो साथ में कंपेयर करके पढ़ा करो भारत का भी। ठीक है, तो भारत का है अभी शिशु लिंगानुपात 990, उत्तराखंड का 890, और इस रिपोर्ट के अनुसार आएगा तो 984, 2020-21 का जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा विजय जरदारी। ठीक है, ये 2023 में विजय जरदारी को ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, इस सम्मान की जो शुरुआत हुई, हिमालय प्रहरी सम्मान की शुरुआत 2022 में हुई, और पहला जो दिया गया था वो दिया गया था धन सिंह नेगी को, धूम सिंह नेगी, सॉरी, धूम सिंह नेगी को। ठीक है, याद रखेंगे, पहला राज्य का पहला हिमालय प्रहरी सम्मान किसे दिया गया? धूम सिंह नेगी को 2022 में, और अभी 2023 में किसको दिया गया? विजय जरदारी को 2023 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु का गठन किया जा रहा है, इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नियोजन मंत्री, या नियोजन मतलब प्लानिंग, जो प्लानिंग मंत्री होगा, जो प्लान बनाएगा उसके लिए नियोजन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर किसका गठन किया गया? सेतु आयोग। सेतु आयोग
एक तरह से नीति आयोग, जैसे राज्य में केंद्र में नीति आयोग है तो राज्य में क्या है, सेतु आयोग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको दिखाई थी मैंने, दोबारा से चेक करके खुद से आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको खुद देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड में पाई जाने वाली अल्पाइन वनस्पति है? आंसर होगा ऑप्शन ए जूनिफर। ये जूनिफर ये आपका, मैंने बोला अल्पाइन वाली, तो ये आपका मिलता है 3000 मीटर से ऊपर, 3000 मीटर से ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो स्प्रूस ये मिलता है आपका, जो बांज वगैरह जो मिलते हैं ना उसी में मिलता है, तो ये मिलता है 2700 से लेकर 3000 मीटर की हाइट पर, 2700 से 3000 मीटर की हाइट पे मिलते हैं। ठीक है, और इन ये जो रखा जाता है, इनको स्प्रूस को जो रखा जाता है, ये किसमें, ये आते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वनों के अंतर्गत, पर्वतीय शीतोष्ण। ठीक है, देवदार आपके आते हैं, ये आपके मिलते हैं, यहाँ पे मैंने इसका हाइट वो गलत लिख दिया। ठीक है, ये मिलता है 1800 से 2700, यहाँ पर याद रखना है 1800 से 2700 मीटर पे मिलते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं आपके 2700 से 3000 मीटर की हाइट पे। और ये देवदार के उप अल्पाइन, ये किसमें आएंगे, उप अल्पाइन वन। देवदार आता है उप अल्पाइन वन के अंतर्गत, और चीड़ आपको याद रखना है ये 900 से लेकर 1800 मीटर की हाइट पे मिलते हैं, और ये हो जाएगा कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष, कोणधारी वन। ठीक है, तो इसका सही आंसर था जूनिफर, जो आपका 3000 मीटर से भी ऊपर मिलते हैं, उसको कहा जाता है अल्पाइन वनस्पतियां, अल्पाइन झाड़ियां। ठीक है, 92 है, जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई, वो थी, सभी को पता होगा, मंदाकिनी नदी में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि पृथक आपदा प्रबंधन का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है, तो आंसर होगा देहरादून में। 94 है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया था चिपको आंदोलन के दौरान, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र का विस्तार है, तो आंसर होगा ए 24,305 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के उद्यमों के सफल संचालन हेतु निम्न में से कौन सी योजना लागू की गई है, तो इस योजना का नाम है ग्रोथ सेंटर योजना, ऑप्शन बी, ग्रोथ सेंटर योजना। 97 देखते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में किस स्थान पर है, आंसर होगा 14। 98 है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध अल्पसंख्यक विकास से है, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक विकास से हो जाएगा, ऑप्शन ए। 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग को लाभ प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उत्थान योजना 2023 शुरू की गई है, किससे संबंधित है, तो यह होगा प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों से संबंधित था। ठीक है, आपको दो योजनाएं मैंने साथ लिखाई थी, मुख्यमंत्री उत्थान योजना और मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना, दोनों का ही संबंध किससे है, प्रतियोगी परीक्षाओं को से संबंधित था, उनको निःशुल्क लाइब्रेरी बुक्स प्रोवाइड करना है, कोचिंग देना, उससे संबंधित थी। ठीक है, इसकी डेट याद रखनी है 20 फरवरी 2023, मुख्यमंत्री उत्थान योजना और मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। ठीक है, 20 फरवरी 2023 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड की लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2025 तक कितनी महिलाओं को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आंसर होगा ऑप्शन ए 1.25 लाख। ठीक है, ये योजना कब शुरू हुई, लखपति दीदी, याद रखेंगे 4 नवंबर 2022। ठीक है, डेट भी याद रखना है लखपति दीदी योजना की, 4 नवंबर 2022। ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है,